अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द लेजेंड स्टार। तो भाई आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास जो मेनली बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। अब ये जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स है ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें हम किसी भी दो बायोमॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं। अब देखें, फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन से कंबाइन करवा दूं तो ये बन जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये हमारे पास कॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, इस तरह से अगर मैं कार्बोहाइड्रेट को लिपिड से कंबाइन करवा दूं तो ये बन जाता है ग्लाइकोलिपिड। तो ये भी हमारे पास क्या हुआ, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि हमने इन बायोमॉलिक्यूल्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड क्यों किया है। तो इसका रीज़न ये है कि हमने इनको इस वजह से 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है ताकि हमें ये पता चले कि भाई इनकी जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो क्या है, इनका फंक्शन क्या है सेल के अंदर, ऑर्गेनिजम्स के अंदर इनका फंक्शन क्या है। ठीक है, और इसके अलावा एक दूसरी बात कि भाई ये हमारे पास जो बायोमॉलिक्यूल्स है ये सारे के सारे बड़े मॉलिक्यूल्स है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, और ये छोटे यूनिट्स के बने होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मोनोमर है। ठीक है, अगर बहुत सारे मोनोमर्स आपस में जुड़ेंगे तो वो एक लंबी चेन बनाएंगे। अब ये जो लंबी चेन है ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है और ये जो सिंगल यूनिट है ये एक मोनोमर है। ठीक है, अब ये हमारे पास एक टेबल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसकी ज़्यादातर पॉसिबिलिटी होती है क्वेश्चंस की तो इस टेबल से आ जाए। ठीक है, तो इस टेबल को अच्छी तरीके से देखें, समझें। ठीक है, तो देखें, सबसे पहला हमारे पास जो बायोमॉलिक्यूल है वो है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर एक आ जाता है ओलिगोसेक्राइड और इस तरह से एक आ जाता है पॉलीसेक्राइड्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको इधर समझाया। तो ये हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स है और ये जिस स्मॉल यूनिट से ये बने होते हैं हम इसको कहते हैं मोनोसेक्राइड। तो अगर हम एग्जांपल देखें तो भाई ये हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट है और इस तरह से ये मोनोसेक्राइड है। तो स्मॉल यूनिट जो है वो मोनोसेक्राइड है कार्बोहाइड्रेट्स का। अगर बहुत सारे मोनोमर्स आपस में जुड़ जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल यानी कि कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेक्राइड बनाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा लिंकेज। अब ये जो लिंकेज है ये बेसिकली ये है कि भाई इसका मतलब ये है कि अगर दो मोनोमर्स आपस में जुड़ेंगे तो उनके बीच में कोई ना कोई लाइन होगी जो उन दो मोनोमर्स को आपस में जोड़ के रखती है। अब देखें, ये जो लिंकेज है, ये जो आपको लाइन दिख रही है ये बेसिकली ये एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एक ऐसी लिंकेज होती है जिसमें मोनोमर्स आपस में जुड़ते हैं। ये देखिए, ये दो मोनोमर्स है और ये जिस लिंकेज से कनेक्ट हुए हैं उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो कहने का मकसद ये है कि भाई हमारे पास मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ते तो हैं लेकिन किस लिंकेज से जुड़ते हैं, वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की और मोनोसेक्राइड्स की बात कर रहे हैं तो वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी। ठीक है, ओके। अब हमारे पास दूसरा बायोमॉलिक्यूल आ जाता है, वो आ जाता है प्रोटीन्स। देखें, प्रोटीन्स भी एक बड़ा मॉलिक्यूल है और ये जिस यूनिट से बना होता है उसको हम कहते हैं अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड एक मोनोमर है, सिंगल यूनिट है और ये जब आपस में जुड़ते हैं
तो वो प्रोटीन बनाते हैं। सेम हियर, तो ये एक प्रोटीन है, ठीक है, एक मैक्रोमोलेक्यूल है जो प्रोटीन है। अब ये जिस यूनिट से बने होते हैं, सपोज है वो है अमाइनो एसिड, तो ये अमाइनो एसिड है। इस तरह से जब ये आपस में जुड़ेंगे तो बड़ी चेन बना देंगे, तो ये पॉलीमर बन जाएंगे। जब बड़ी चेन होगी तो पॉलीमर होगा, जाहिर सी बात है, बहुत सारे मोनोमर्स होंगे तो, ठीक है। अब ये जाहिर सी बात है, अगर ये एक सिंगल अमाइनो एसिड है, अगर ये दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ेगा तो उनके बीच में एक लिंकेज होगी, ठीक है। उस लिंकेज को हम कहेंगे पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। तो जो अमाइनो एसिड है, ये बेसिकली आपस में जब जुड़ते हैं तो किस लिंकेज से जुड़ते हैं, तो वो लिंकेज कहलाती है पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। तो ये आपको लिंकेज बहुत अच्छे तरीके से देखनी है, याद करनी है। अब जैसे मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया कि भाई इनके जो मोनोमर्स है उनके बीच में जो लिंकेज है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। इस तरह से जो प्रोटीन है और उनके स्मॉल यूनिट अमाइनो एसिड के बीच में जो लिंकेज है वो पेप्टाइड लिंकेज है। तो ये सवाल बहुत आता है एमटीकेट में, इसका सवाल रिपीट भी हुआ है, कई मरतबा ये पूछा भी गया है, ठीक है। अब ये हमारे पास आ जाते हैं लिपिड्स। तो लिपिड्स में याद रखें, एक आ जाता है फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है, फास्फोलिपिड्स, टर्पिनॉइड्स। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, ये हमारे लिपिड्स में आती है, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि भाई जो हमारे पास है फैट्स है एंड ऑयल्स है, इनके बीच में ये जो जिस यूनिट से बने होते हैं वो होते हैं ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड। तो ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड ये एक स्मॉल यूनिट है, ठीक है, और ये फैट एंड ऑयल बनाते हैं। इस तरह से लिपिड्स, तो ये भी हमारे पास फास्फोलिपिड्स भी एक बड़ा यूनिट है जो कि ग्लाइसरॉल, फैटी एसिड, फास्फेट एंड कॉलिन्स, ठीक है, इनसे मिलके बनता है। अब देखें, ये जो फैट एंड ऑयल है इनके यूनिट तो ये है, लेकिन इनके बीच में जो लिंकेज है वो है ईस्टर लिंकेज। आगे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहरहाल फैट्स और ऑयल्स के बीच में जो लिंकेज है वो है ईस्टर लिंकेज। सेम हियर, फास्फोलिपिड्स है ना ये, तो इनके यूनिट्स में के बीच में जो लिंकेज है वो पी ईस्टर लिंकेज है, लेकिन कार्बन टू कार्बन लिंकेज, ठीक है, कार्बन टू कार्बन लिंकेज। इस तरह से जो टर्पिनॉइड्स है, इसके जो स्मॉल यूनिट है वो है आइसोपेरोनाइड। आइसोपेरोनाइड यूनिट्स ये एक स्मॉल यूनिट है जो कि आपस में जुड़कर टर्पिनॉइड से एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, और इनके बीच में जो लिंकेज है वो है कार्बन टू कार्बन लिंकेज। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ ये टेबल समझ में आ रही है, ठीक है। इस तरह से अब न्यूक्लिक एसिड्स, तो न्यूक्लिक एसिड्स में हमेशा की तरह डीएनए और आरएनए आ जाते हैं। तो डीएनए का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स है। और इनके बीच में अब देखें, डीएनए का जो यूनिट है, स्मॉल यूनिट है, इस तरह ये तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ना, ये तो डीएनए बड़ा मॉलिक्यूल है ना, तो इनका जो यूनिट है, स्मॉल यूनिट है, वो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। अब इनके बीच में जो लिंकेज होगी वो होगी फास्फो ईस्टर लिंकेज। इस तरह से आरएनए, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, इनके बीच में जो लिंकेज होगी वो होगी फास्फो ईस्टर लिंकेज, सेम। और कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इनके मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई इनके डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स जब जुड़ते हैं आपस में तो वो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। अब इनके बीच में लिंकेज अलग अलग होगी। अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जुड़ेंगे तो उनके बीच में अलग लिंकेज होगी। अगर कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को हम जोड़ें तो उनके बीच में लिंकेज अलग होगी, ठीक है। इस तरह से ये कह रहा है कि भाई इनकी डिफरेंट लिंकेज होगी डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल के लिए,
ठीक है। अब देखें, हमने पहले पढ़ा था कि भाई हमारा जो सेल है, सेल की जो केमिकल कंपोजिशन होती है उसके बारे में हमने कुछ डिस्कस किया था कि भाई इनके बीच में वाटर होता है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उनके बीच में उन सेल के अंदर प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड, डीएनए, आरएनए, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक आयंस। तो ये जो केमिकल कंपोजिशन है सेल की, और हमारे पास हमने दो सेल लिए हैं, एक बैक्टीरियल सेल और मेमिलियन सेल। तो बैक्टीरियल सेल एक ऐसा सेल होता है जिसमें सिर्फ सिंगल सेल होता है, ठीक है, ये कहलाता है यूनिसेल्यूलर। और मेमिलियन सेल एक मतलब हम मल्टी सेल्यूलर इसको कहते हैं। अब देखें, अब हम मेमिलियन का एक सेल लेते हैं और बैक्टीरियल का एक सेल लेते हैं और उनमें केमिकल कंपोजिशन देखते हैं। यानी कि देखें, ये टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को आपको लाजमी देखना है, परसेंटेज आपको लाजमी याद रखनी है। अब देखें, ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल है, मेमिलियन सेल है। तो सबसे पहली बात कि भाई वाटर की बात करें तो ये बैक्टीरियल सेल में 70 होगा, तो मेमिलियन सेल में भी 70 होगा। तो ये सेम वाटर सेम होगा। अगर सवाल में ये आ जाता है कि भाई एक बैक्टीरियल सेल है और एक मेमिलियन सेल है, ठीक है, हम इनको आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में रखते हैं, तो ज़्यादा किस में पानी होगा? तो जनरल की बात करें तो ये 70 होगा। प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन 15% बैक्टीरिया में और इस तरह से 18% मेमिलियन में। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो 3% बैक्टीरियल में, 4% मेमिलियन में। इस तरह से लिपिड है, लिपिड्स जो होती हैं वो 2% बैक्टीरियल में, 3% मेमिलियन में। डीएनए की बात करें तो डीएनए 1% इनके बीच में, इनके सेल में होता है, और इस तरह से 0.25% ये मेमिलियन में होता है। इस तरह से आरएनए का जो है वो 6% होती है बैक्टीरियल सेल में, और 1.10 जो होती है वो मेमिलियन में होती है। इस तरह से अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड ये दो जो सेम होंगे, इनऑर्गेनिक आयंस ये भी दोनों में सेम होंगे। तो ये देखें, वाटर, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये तीन चीज़ें जो बेसिकली सेम होती है दोनों में। अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में जो आरएनए का जो परसेंटेज है वो बैक्टीरियल सेल में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेमिलियन सेल। बाकी के ये जो तीन चीज़ें हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ठीक है, तो ये इसमें ज़्यादा होंगे मेमिलियन सेल में एज कम्पेयर टू बैक्टीरियल सेल, ठीक। ओके, तो इस टेबल को आपको लाजमी देखना है। हमने जो भी डिस्कस किया उसको पूरी की पूरी ऑटोप्सी कर दी। तो इनको जो क्वेश्चन आएंगे ना, आपको अगर इस तरीके से हर चीज़ को जो है ना आपको आपने देखा होगा अगर, तो इंशाल्लाह आपका कोई भी क्वेश्चन इधर से मिस नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, ये हो गया, ये टेबल, इस टेबल को आपको लाजमी याद रखना है, ठीक है। इस ठीक है, अगर कोई भी इसके अलावा कोई भी आपको कंफ्यूजन आ रही है, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है, सवाल आप पूछेंगे, जितना पूछेंगे तो उतना सीखेंगे, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।